प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री रंजय त्रिपाठी जी। रंजय जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है उससे पहले एक आप सबको शुभकामनाएं। राम मंदिर पर, रामलला मंदिर पर आज ध्वजारोहण हुआ है और जहाँ राम जी आते हैं वहाँ असुर लोग भाग जाते हैं। बिल्कुल। तो आजकल बांग्लादेशी बहुत भाग रहे हैं वापस अपने रोहिंग्या भी और वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। जी। है वो हमारा ही इलाका, थोड़ी देर में हम भी वहीं पहुंचेंगे। पर इन बांग्लादेशियों ने जो है भारत में डेमोग्राफी चेंज करने में, भारत को मुसलमान या इस्लामिक बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। हमने इनको थोड़ा हल्के में लिया। हमारा सारा फोकस है, हमारी सरकारों का फोकस, पूर्ववर्ती सरकारों का फोकस पश्चिमी पाकिस्तान पर था, जबकि भारत को ज्यादा बड़ी समस्या इस पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों ने दी। वहां से आतंकवादी आते थे पर यहाँ से ये मीठा जहर आता था, ठीक। और प्रदेशों में सत्ताएं इन्होंने बनाई और पूरा कार्यक्रम वही कर रहे थे। तो सबसे पहले तो क्या इतिहास है, ये कब से आ रहे हैं और आज क्यों जा रहे हैं, इस पर हम रंजय से बात करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय इनका आपको देता हूँ। ये टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हैं। इनका बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज इत्यादि में इनका जो इक्विपमेंट्स इत्यादि है उसका कार्य है और उसके सिलसिले में यह बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहे, पर्टिकुलरली बंगाल में। और उसके कार्य के सिलसिले में तो गए ही गए, अपनी इच्छा से कम्युनिस्टों के इलाके में भी नक्सलवाड़ी इत्यादि ये तब जाते थे जब वहाँ पर वाकई में नक्सलवाद था। तो बंगाल को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचय है इनका, और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में किस प्रकार से नक्सलिज्म या इस्लामिज्म फैलाया जाता है उसके ये स्वयं इन्होंने देख रखा, जिया है। तो सबसे पहले इतिहास की ये बंगाली मुसलमान रोहिंग्या कब से आ रहे हैं सर, और इसमें से कितने बच चुके होंगे, भारत के हो चुके होंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि भारत का जो पार्टीशन जब हुआ था 1947 में, तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि भारत के पार्टीशन में ये हुआ था कि मुसलमानों को अलग देश चाहिए, मुसलमान अलग रहेंगे और हिंदू अलग रहेंगे। और जब पाकिस्तान बना तो एक इस्लामिक स्टेट घोषित हुआ, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और मोस्टली जो पाकिस्तान को, चाहे ईस्ट बांग्लादेश जो आज है उसको, और उसको सब कंट्रोल आपका इस्लामाबाद, लाहौर से ही किया जाता था जी। और ये खाली कठपुतली यहाँ पे सरकार चलती थी और यहाँ पे उनका कुछ से नहीं था, सारा से पंजाबी पाकिस्तान का था। लेकिन क्या हुआ कि भारत में जिस तरह से आम्बेडकर जी का तो बड़ा क्लियर विजन था कि पूरा का पूरा जो जनसंख्या है वो डिवाइड हो जाए। हाँ। मुसलमान उधर चले जाए, हिंदू इधर आ जाए, हिंदू और जो रेस्ट, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, जिस आधार पर पाकिस्तान बन रहा है उस आधार पर पूरा हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने वो नहीं माना, पर्टिकुलरली नेहरू। गांधी जी तो खैर ज्यादा, गांधी जी का एक्चुअली आप देखा जाए तो गांधी जी एक तरह से टोटली इरिलेवेंट हो चुके थे। 1946 ऑनवर्ड जब नेहरू ने क्वीन के अंडर में ओथ लेकर के भारत के प्रधानमंत्री बने कार्यवाहक, तब से गांधी जी वाज मोस्टली इरिलेवेंट। और वो कुछ कह सकते थे, कुछ कर सकते थे, ऐसा कुछ था नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं था। वही बात मानता था जो उसको सूट करता। तो क्या हुआ, बहुत सारी जनता तो जिसको चले जाना चाहिए था, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में, बांग्लादेश को बनाने में अहम भूमिका निभाई। हम बांग्लादेश बोलेंगे या बांग्लादेश मुंह पे चढ़ा हुआ, आप उसको ईस्ट पाकिस्तान मान के चलिए, 1971 के पहले। तो पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने में जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी वो गए ही नहीं। अब इसमें क्या होता है कि जब एक हुआ था नेहरू लियाकत समझौता, उसमें भी रोक दिया गया मुसलमानों का उधर जाना, क्योंकि ये बड़ी संख्या पे जा रहे थे, एक्चुअली में जा तो रहे थे। पाकिस्तान ने खुद मुसलमानों को आने से रोकने के लिए ये, हाँ, तो एक तरह से जा रहे थे यहाँ से। बहुत जो बिहार और ईस्टर्न यूपी के जो मुसलमान थे वो चले जाते थे। उनको आज भी बिहारी बोला जाता है पश्चिम बंगाल में, मतलब बांग्लादेश में उनको आज भी बिहारी बोला जाता है। और इधर वाले जो मुसलमान वो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। नेहरू लियाकत समझौते में वो मद हुआ, आउटफ्लो बंद हुआ। और इन सिक्कों, मतलब जो गलत चीज रही, उधर से जो हिंदू आने थे उनका भी इनफ्लो रुक गया। तो हिंदू उधर से इधर आ नहीं पाए, वो वहीं रुक गए। तो
धीरे धीरे उन लोगों को या तो मार के खत्म किया गया या कन्वर्ट करके उनको खत्म किया गया। तो जो जनसंख्या किसी जमाने में मोर देन 20% हुआ करती थी, वो आज बांग्लादेश में 8 या 9% बचे हुए, और पाकिस्तान में तो शायद 1% या उससे कमी बचे हुए, सिंध विंध में कुछ बचे हैं, बाकी बचे नहीं है। तो अब लेकिन क्या होता है कि आप देश तो ले लोगे, लेकिन देश चलाने के लिए जो बुद्धि है, जो अकल है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान है, वो तो नहीं ले पाओगे। क्योंकि जब आपके अंदर में मजहब ही हर समय हिलोरे मालेगा, मजहब का ही कीड़ा आपके अंदर रहेगा, तो आप कुछ और करोगे नहीं। हमारे भारत देश में, हमारे यहाँ पे देखिए, होमी जहांगीर भाभा माइनॉरिटी पारसी, टाटाज, गोदरेज, वाडियाज, ये सब माइनॉरिटीज, जैन्स माइनॉरिटीज अल्ट्रा लेवल के, क्योंकि सिर्फ कुछ हजार। हाँ, इन लोगों को भारत में वो माहौल मिला, सेकुलर माहौल जिसको बोला जाता है, नहीं समन्वय का माहौल, एक सेकुलर तो नहीं, समन्वय वाला माहौल मिला, जिसमें कि मेजॉरिटी लोग। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब भारत ये बना था, तो भारत बनने के पहले 1940-42 में भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट डेवलप हुए थे, जिसमें आज हम CSIR बोलते हैं, जिसमें हम IITs बोलते हैं। वो कितना ज्यादा मजहब इन लोगों के दिमाग में घुसा हुआ था कि दे नेवर थॉट ऑफ टेकिंग एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट। समझ रहे बात को? ऐसा भी तो वो अंग्रेजों से डिमांड कर सकते थे कि अगर भारत के अंदर में 5 IIT की बनाने की बात हो रही है, तो एक हमको भी लाहौर में चाहिए, कराची में चाहिए, मुल्तान में चाहिए, एक हमको ढाका में चाहिए, सिलहट में चाहिए, या हमको चटगांव में चाहिए। कुछ नहीं था। मतलब भारत में ऐसे संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए और जो अंग्रेजों से लेगेसी है उसको आगे बढ़ाया गया। उसके अलावा जो प्राइवेट हमारे प्लेयर्स थे, उस जमाने में टाटाज ने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे, जिसको आज हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा हॉस्पिटल्स, टाटा मेडिकल कॉलेजेस, बहुत उन्होंने बनाए। उसी तरह से बिरलास ने बनाए तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज और मंदिर वगैरह, बहुत सारी चीजें बनाई। एक मंदिर इकोनॉमी भी बिरलास ने खड़ी की है, बहुत बड़ी। तो ये सब खड़ी किया इन्होंने। इससे क्या हुआ कि समाज और देश डेवलप होता चला गया, इकोनॉमिकली भी। भाई हिंदू हमारे यहाँ हिंदू प्रोडक्टिव होता है, वो वही कर रहा था। जैसे आपने कहा, इन लोगों को इंस्टीट्यूट इत्यादि से मतलब नहीं था। भाई मौलानाओं के फतवों से हाँ, मुसलमान चल सकता है, देश नहीं चल सकता। हाँ, तो अब उसमें क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो बहुत सारे उनको पैसे भी मिले, बहुत सारे उनको सोर्सेज मिले। वो जब तक चलता रहा तब तक तो चलता रहा, आपके कोई प्रोडक्टिविटी तो लाए नहीं। उसके बाद में जनता और सरकारें होने लगी धीरे धीरे कंगाल। तो उसको हटने के क्या चाहिए? एक युद्ध खड़ा कर दो, एक बखेड़ा खड़ा कर दो, तमाम चीजें करें। तो वो होता रहा इन दोनों देशों में, लगातार होता रहा। बांग्लादेश का भी इतिहास रहा है कि वहां पे भी अधिकतर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मारे ही गए हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो जीवित रहा हो। देखिए खालिदा जिया पे भी, ये शेख हसीना पे भी इन्होंने मौत का फतवा ला दिए। हाँ। मतलब भाई मौत तो दे ही दी है ना वहां पे। अरे उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन जी भगाया, बाहर ने बचा के निकाल रहे। शेख मुजीबुर रहमान मारे गए, मतलब सब मारे गए हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हाईलाइटेड रहा। बांग्लादेश 1971 बनने के बाद में एक अलग ही इतिहास, अलग ही रोड चलाया गया तो नहीं, लेकिन उसके पहले तो सब मारे ही गए उनके भी। मिलिट्री कू बांग्लादेश में भी उतने ही हुए हैं जितने पाकिस्तान में हुए हैं, उतने ही मिलिट्री कू हुए। तो मोर और लेस माइंडसेट दोनों का सेम है। सही है, मोर और लेस। अब उसमें एक और डिफरेंस आ जाता है कि जो बंगाली थे, बंगाली इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आप देखेंगे तो भारत में चाहे वो कला हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, टेक्नोलॉजी हो, उसमें रिच है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो काफी देर तक बांग्लादेश में रही। वो कुछ चीजें जो बांग्लादेश की जो जनता थी, जो 21-22% जनता थी, वो हिंदू भाव रहा, वो चलते रहे, सनातन भाव रहा, वो चलते। अब उसके बाद के जैसे जैसे होने लगा, तो फिर एक तो जो 1971 की हिस्ट्री सबको पता है कि जब पंजाबी आर्मी ने जब बांग्लादेश के ऊपर में अत्याचार चालू किए, तो फिर बहुत नंबर ऑफ बांग्लादेशी जो है वो भाग के बाहर आए। एक 1971 का माइग्रेशन है जिसमें बड़ी संख्या में आए, और मोस्टली जो उस समय आए हिंदू आए, नॉट मुस्लिम्स।
बहुत सारे आज भी आपको पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो 1971 के पहले के बांग्लादेश के हिंदू थे। जो पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार किया था, लाखों महिलाओं का रेप किया था, उसमें मैक्सिमम अत्याचार वो हिंदुओं पे ही हो रहा है ना। तो वो हिंदू जनता और हिंदू बंगाली जो था वो बहुत सारे भाग कर गया। फिर उसके बाद तो बांग्लादेश भी बीच में कुछ समय के लिए आप मान सकते हैं उनके गारमेंट एक्सपोर्ट का कुछ चीजें, लेकिन मोर और लेस बांग्लादेश इज अ पुअर कंट्री, दे आर पुअर पीपल। तो अब वहां पे कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब आप अंतर देखिए कि पश्चिम बंगाल का एक बंगाली आप अगर वहां से निकलता है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे देश के अगर अलग राज्य में आएगा, आप उसको साइंटिस्ट पाएंगे, उसको प्रोफेसर पाएंगे, उसको लिटरेचर पाएंगे, उसको आर्टिस्ट पाएंगे, बड़े लेवल पे पाएंगे, बड़े लेवल पे पाएंगे। जो बांग्लादेश से आता है वो आपको कूड़ा बीनने वाला, बोतल उठाने वाला, है ना, तमाम ये चीज। तो वो एक सोशल जो उनका जो डाउनग्रेड बांग्लादेश में हुआ, इकोनॉमिकल डाउनग्रेड हुआ, उससे क्या हुआ, भारत में अपने भविष्य को बनाने के लिए, भारत में करने के लिए वो माइग्रेशन चालू हुआ। और उसमें सबसे बड़ा जो और ये बांग्लादेश के इस्लामिक राज्य की देन है। और उसमें उसके बाद में जो ये जो माइग्रेंट्स भारत में आए, इनमें आने में, इनको बुलाने में सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो रहा है पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट शासन का। 1968 में कम्युनिस्ट आ गए, उसके बाद इन्होंने थोक के भाव में खूब सारे उन्होंने बांग्लादेश से बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में बुलाया और उनको कई जगह पे रखा, और हिंदू भी बुलाए उन्होंने। एक बहुत बड़ा कांड है, दर्शक चाहें तो वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और बहुत लोग लेख पढ़ सकते हैं। मारी झांपी कांस, मारी झांपी उन्होंने जब हिंदू आए यहाँ पे तो उन्होंने एक टापू पे रखा कि आप हमको वोट देना चुनाव में, आप जीत जाएंगे तो आपके लिए हम पूरा सेटअप यहाँ पे तैयार करके देंगे, घर मकान नौकरी बाड़ी सब बना के देंगे। जब वोट मिल गया, ये जीत गए, तो उन्होंने उनका कत्लेआम किया कम्युनिस्टों ने। हरमत बाहिनी तो कम्युनिस्टों की पश्चिम बंगाल में एक अपनी प्राइवेट सेना थी। इन लोगों को पुलिस की ओर अपने अनुसार, अगर इनको लगा कि कहीं पे पुलिस से किसी को मरवाना है तो उसको पुलिस की वर्दी पहना करके भेज दिया और हरमत बाहिनी से मरवा दिया। कहीं पे इनको लगा कि हमें गुंडे से मरवाने हैं तो वो पुलिस की वर्दी उठा ले, गुंडा स्वरूप में जाकर के उसको मारा। तो ये हरमत बाहिनी उनकी अपनी एक हरमत बाहिनी भी चाहे तो दर्शक जो है जाकर के सर्च करके पढ़ सकते हैं। हरमत बाहिनी कम्युनिस्टों की एक प्राइवेट आर्मी थी जिसमें लोगों को मार दिया था, मारने के बाद उनको गायब कर दिया जाता था, गड्ढा खोदा, दफना दिया, पेड़ उगा दिया, खेत लगा दिया। एक गांव है, इन्होंने मुसलमानों को भी ऐसे बात नहीं छोड़ा है। एक और भी कांड है, नालबाड़ी कांड है या कौन सा कांड है वो, उस कांड में उन्होंने बहुत ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया और मार के उनको वहीं पे उनके ही खेतों में गाड़ करके उधर में फसल उगा दी, लोग खत्म, समाप्त। केरल का एक मंत्री है जो कम्युनिस्ट सरकार है केरल की, पिनरई विजयन की, उसका एक मंत्री कह रहा था ऑन वीडियो रिकॉर्ड कि हमको बंगालियों से सीखना चाहिए कि कैसे लाश गायब की जाती है, कि नमक के साथ। पिनरई विजयन का खुद का ये बयान है, मंत्री का नहीं, पिनरई विजयन का खुद का बयान है ये। ओके, ठीक है, बैक टू बंगाल। उनका ही बयान है। तो यह इस कारण से बंगाली भारत में आए, वहां गरीबी थी और यहाँ लाने वाले बहुत थे, और यहाँ भी पर्पस सॉल्व हो रहा था कि यहाँ इस्लामिक हम वोट बैंक अपना बनाते जाएं। वोट बैंक बन रहे हैं। भाई कम्युनिस्टों में मौलानाओं में अंतर क्या है? उनको भी देश बर्बाद करना है, इनको भी देश बर्बाद करना है। नहीं, कम्युनिज्म इज ऑल्सो वन अब्राहमिक रिलीजन। हाँ, एक पुस्तक है दास कैपिटल। अल्लाह नहीं है, बस अल्लाह नहीं है। हाँ, अब अल्लाह का बहाना नहीं है, बहाना नहीं है। हाँ। तो कम्युनिज्म इज ऑल्सो अब्राहमिक रिलीजन, मारना है। भाई कम्युनिज्म का आप इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने जिस देश में आए हैं उस कंबोडिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पोल पोट नाम का कम्युनिस्ट शासक था, उसने जिसने 21% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन उसने खत्म कर दिया। नरमुंडो का उसने वहाँ म्यूजियम से नॉर्मंडो का उन्होंने वो बनाया पोल पोट ने। आप आदि अमीन को देख लीजिए, आप लेनिन स्टालिन को देख लीजिए, जितने इन्होंने नहीं मारे उतना तो पूरे विश्व युद्ध को अगर मिला लिए उतने इन लेनिन स्टालिन ने अकेले मारे रशिया में लोगों को। माओ ने मारे 5 करोड़ लोग माओ ने मारे। तो कम्युनिज्म इज कम्युनिस्ट। और उसकी भी एक प्राइवेट आर्मी है जिसको पीपल, जो चाइना की आर्मी है वो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की प्राइवेट आर्मी है। यस, देश की नहीं। हाँ, जैसे हरमत बाहिनी में। हाँ, वो वही है। तो कम्युनिस्टों का एक अपना बिल्कुल वही सिस्टम है कि हमारा अपना राज रहेगा, हमारा अपना सिस्टम रहेगा, हमारी अपनी सेना रहेंगी, हमारे अपने कानून रहेंगे, बाकी कुछ हो नहीं। तो भारत में इनको जो है एक इन लोगों को एक संविधान का एक चोला ओढ़ लेते हैं
और जैसे अभी दिल्ली में जाते हैं एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन करने के लिए और नाम लेते हैं एक मांडवी हेडमाता मांडवी जी। तो वो छपरी जो है जंजी आई है सड़क पे राहुल गांधी वाली, तो वो है वो। तो मैं आपसे इस पे आता हूँ, ये इतिहास है हमारा कि यह आ रहे थे, लगातार आ रहे थे, यहाँ की सरकारें बुला रही थी, इंदिरा गांधी ने भी बुलाया, असम में भी बसाया इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल त्रिपुरा मेघालय में नहीं बसा पाए, ये आपने हमें बताया, जबकि वह भी बांग्लादेश से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। वहां क्यों नहीं बस पाए और पश्चिम बंगाल में ही क्यों आए और अब देश में कैसे फैल रहे हैं, यह जरा सा बताएं। फिर आज क्यों भाग रहे हैं, इस पर हम आते हैं सर। देखिए, मैं मेघालय का देखिए, जो ये जो खासी, मेघालय में खासी ट्राइबल्स होते हैं, उनका एक अपना एक सेट फंडा है। वो हम आप भी अगर जब जाते हैं ना भारत से भी, हम लोग जैसे हम लोग भी मेघालय हमारे पास हम आप भी जाते हैं, तो वो दे विल नॉट मिक्स विद यू प्रॉपरली। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके यहाँ पे कल्चरली दे आर वेरी हाई। साफ सफाई आप उनको मिलेगा, उनको फैमिली मिलेगा, उनका सब चीज मिलेगा, एवरीथिंग इज फाइन। आप तो गए हैं? हम तो बहुत बार गए हैं। हम तो शिलोंग, चेरापूंजी और आपका डाउकी बिल्कुल बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है। बहुत सुंदर डाउकी नदी है। आपको इतना क्लियर पानी मिलता है कि मछलियां यूं चलती हुई दिखती हैं अंदर में, नाव की परछाई अंदर आज भी दिखता है, इतना क्लियर वाटर है। तो और उसी डाउकी आप देखेंगे कि उस डाउकी के उस बाउंड्री के उस पार बांग्लादेशी हैं, इस पार इंडिया है और खाली पड़ा हुआ है। हिम्मत नहीं है कि वो बांग्लादेशी मेघालय में घुस जाए, गुड, क्योंकि वहां के लोकल्स बांग्लादेशी अगर मेघालय में घुस गए तो वो तुरंत मार देते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक। उसी तरह से त्रिपुरा में अगर आप जाएंगे, त्रिपुरा में भी आपको नहीं मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, पश्चिम बंगाल वाले बंगाली मिलेंगे, हमारे देसी मिलेंगे। वहां पे आपको कूड़ा बिनते हुए ये करते हैं बांग्लादेशी, वहां पे ये सब करते हैं, त्रिपुरा में नहीं मिलेंगे। त्रिपुरा में भी कम्युनिस्ट की सरकार बहुत साल रही, वहां नहीं मिलेंगे। आपको असम में मिलेंगे, क्योंकि असम में ये लोग कांग्रेसियों ने घुसाया, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां से लेकर के घुस जाते थे। मैं तो फंसा हुआ हूँ। जो आपको याद होगा 2011 का जो असम का दंगा था, हम राजधानी ट्रेन में दशकों की राजधानी ट्रेन को रोक लिया गया, पथरा हुआ, मैं उस राजधानी ट्रेन के अंदर में बैठा हुआ था, 4 घंटे हम फंसे हुए थे उस, मतलब जब आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ये बांग्लादेश से ये भारत है। मतलब जब तक कि ये 2014 में सरकार नहीं आई थी, इन्होंने 15 में जाके बांग्लादेश से समझौता करके जमीन अदला बदली करके बाउंड्री मार्केशन नहीं लेता, तो हमको पता नहीं था कि हम ये आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में, कुछ अता ही पता नहीं था। टापू टाइप गांव, ऐसे बीच में एक गांव है वो भारत है, इधर 3 तरफ बांग्लादेश है। इस टाइप का माहौल हमारे भारत में हुआ था। तो क्या होता है कि ये असम में बसे, पश्चिम बंगाल में बसे, और ये देश के अन्य जगहों पे भी जाना चलो। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट मालूम है कहां जाके बसे हुए हैं? बेंगलोर, केरल में आपको बहुत मिलते हैं बांग्लादेशी रोंगैया। आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, वहां तो जम्मू में यहाँ पे इन्होंने भर दिया था फारूक अब्दुल्ला ने। तो अब इन्होंने, आजम खान ने लखनऊ में भी भरे थे। स्पेशली आप जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में आज भी जो तृणमूल कांग्रेस है, उनका तो पूरा वो है कि वो आप भारत के मूल निवासी हैं तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट आए हैं तो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एक को फटाक से बना करके वो दे देते हैं। वो आने से पहले उनका वेलकम किट रेडी रहता है कि तुम आ गए, ये लो वेलकम। आप जैसे प्राइवेट बैंक में जाइए, किट लेके आते हैं, अकाउंट और साथ तुरंत चेकबुक, तो आपको ऐसे में। तो अब क्या हो रहा है कि जो ये SIR प्रक्रिया हो रही है, इस SIR प्रक्रिया में अब आपको अपना ट्रेल देना पड़ेगा कि आप अभी थे 2003 में कहां थे, 2003 में आपके माता पिता का वोट कहां था, ये सारी डिटेल देनी पड़ती है। और ये सारी डिटेल फिर मैच करना पड़ेगा, कागज देना पड़ेगा। तो अगर आप ओरिजिनली यहाँ के नहीं हो तो आप नहीं हो माने जाएगा, आपका नाम कट जाएगा वोटर आईडी से। अगर आपका वोटर आईडी से वो कर दिया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे SIR, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा किया, इसको आधार से लिंक करा दिया। अब आप के पास वोटर आईडी कार्ड है, लेके घूमते रहो, जब तक कि वो आधार से लिंक नहीं है, आपको भारत सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। आधार से लिंक होना चाहिए, SIR से भी प्रक्रिया होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड वही माना जाएगा जो SIR प्रक्रिया से निकल के साफ सुथरा आया है। तो हालांकि लूप होल्स इतने हैं कि बहुत सारे इलीगल आपको उस वोटर में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे की सफाई हो जाएगी। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में इतने ज्यादा मूर्ख लिबरल सेकुलर्स हैं कि यहां पे आप इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। योगेंद्र यादव, सलीम योया मैं बोलता हूं उसको, सलीम योया है, सलीम यादव, हाँ, सलीम योया,
और भी अन्य जो आप देखते हैं, आपको वो एक आजकल आता है टीवी पे विवेक श्रीवास्तव और क्या क्या सब लोग आते हैं दुनिया भर के, ये बीमारी तो अभी यूरोप को भी लगी है। आप देखिए तो ये इलीगल माइग्रेंट्स जो कि बांग्लादेश और रोहिंग्या के मुसलमान, इनको पाकिस्तान में जगह नहीं मिलती, इनको अफगानिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, सऊदी में नहीं मिलेगी, इनको सऊदी में सवाल ही नहीं पैदा होता, मलेशिया यूएई में नहीं मिलेगी। नीचे चले जाओ। आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक, सबसे बड़ा पोषक, सबसे बड़ा हर आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला, फाइनेंस करने वाला ओमान, कतर, कतर, जहां पे हमास ही बैठता है, जहां पे तालिबान ही बैठता है, जहां पे सारे दुनिया ये टेररिस्ट का हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन बनते, वो वहां पे जहां पे वो मुसलमानों का और इनका इतना बड़ा ठेकेदार बने फिरे हुए, वहां भी इनको जगह नहीं मिलती। सब मलेशिया में नहीं मिलती है, मलेशिया भी बगल में ही है ना, बगल में ही है। ज्योग्राफी आप इधर आने की जगह उधर चले जाइए, उधर चले जाइए, आप मलेशिया पहुंच जाएंगे, इधर आएंगे म्यांमार क्रॉस करेंगे मलेशिया पहुंच जाएंगे, पश्चिम की जगह पूरब चले जाओ। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स के प्रति इनके ऐसा दूध उतरता है कि मतलब क्या बताएं। और इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद रिसोर्सेज हमारे पास फिलहाल इतने हैं, लेकिन कितने, क्या आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को खिला लोगे, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन जिला लोगे? तो ये हमारे देश, आप देखिए चीन में अभी एक अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को डिटेन किया गया है, उसके लिए, उसके प्रति और चीन के खिलाफ इनमें से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, एक शब्द नहीं निकलेगा कि भारत की नागरिक है, अरुणाचल की नागरिक है। हालांकि भारत सरकार ने पूरा जवाब दिया, पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके पीछे लग गई है, डिमार्शे भी दे दिया है और सब कुछ कर दिया, वो महिला लेके आ जाएंगे। लेकिन इनकी मजाल है कि ये सीसीपी फंडेड जितने भी हैं, पूरे वर्ल्ड को सीसीपी फंड कर रही है। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है, दे आर फंडिंग ऑल टेररिस्ट ग्लोबली, और उनके अपने यहाँ पे वो मस्जिदों पे बुलडोजर चला के मौलाना से नाच करवा रहे हैं। वो जानते हैं ना कि ये कौन है, असुर को जानता है। तो अब वो चाइना से फंडेड, चाइना की फंडिंग आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट इनको मिल रही होगी, चाइना विल बी फंडिंग इन कतर, और कतर से फिर इधर इनको आ जाता होगा। सर वो एक अलग बात, डिफरेंट वर्ल्ड में ये फंडिंग करके जो आ रहे हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स जो इस देश का नहीं है, जो इस देश का रिसोर्सेज पे कोई हक नहीं बनता है, उसके लिए ये तुरंत एकदम रोना पीटना चालू कर देते हैं। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे बंगाल है, बिहार ने जबरदस्त इस बार वोटिंग का एक अद्भुत लोकतंत्र का जीवंत रूप दिखाया बिहार ने। और तो जब जातियां से हट के इंसान हिंदू होकर वोट करता है या एक ऐसी पार्टी को देखता है कि अच्छा वहां विकास हो रहा है, वहां पे सुरक्षा है, भाई योगी जी का, हम यूपी में रहते हैं तो सुरक्षा की तो चर्चे हैं पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, तो एक आम जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, नॉर्मल लाइफ चाहिए, कोई लूटने वाले लोग ना हो। जैसे पश्चिम बंगाल में हर टीएमसी वाले जैसे गली गली चौराहे बैठ के लूटते हैं। तो मैं इस पे बता दूं दर्शकों को कि अगर आप मकान बना रहे हैं पश्चिम बंगाल में, अगर आप पश्चिम बंगाल में एक मकान बना रहे हैं अपना, तो आपको उसी डेजिग्नेशन शॉप से सीमेंट खरीदना है, उसी से छड़ खरीदना है, उसी से आपको टाइल्स खरीदनी है, वहीं से लेना है जहां पे टीएमसी वाले कहेंगे। आप एक जो परमिशन लेते हो म्युनिसिपल से और नगर निगम से, इनसे परमिशन लेकर के जो नक्शा पास, वो अलग, बट एक परमिशन टीएमसी का होना चाहिए कि टीएमसी का ही जो नेटवर्क का ही व्यक्ति आपके घर में सारा काम कराएगा। ये पहले कम्युनिस्टों का था, वही सब टीएमसी में शिफ्ट हो गया। ओके, बात नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई एक इंसान में, पश्चिम बंगाल का इंसान है, वह बाकी देश का विकास देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, क्योंकि वो अभी बाकी देश जाता है, घूम फिर के आता है। तो वह अगर हिंदू होकर वोट देना चाहे या चाहे कि मैं अपनी सरकार बदल दूं, भाई एंटी इनकम्बेंसी का ममता की नहीं है, ममता के नाम पे एंटी इनकम्बेंसी शब्द नहीं निकलता है, ठीक है, वो नीतीश के लिए निकलेगा, गुजरात के लिए निकलेगा, ममता के नाम पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं निकलेगा। तो वह जब हिंदू होकर वोट देना चाहता है, वो अपना मत बदलना चाहता है, अगर मान ली पहले टीएमसी को दे भी दिया हो, तो उस हिंदू के वोट को काउंटर करने के लिए मुसलमान लाए जाते हैं। देखिए सर, बड़ी सी भ्रष्टाचारी सरकार बनी रहे। बिल्कुल, आप देखिए, मुसलमानों ने भ्रष्टाचारियों को अलावा किसको वोट दिया है? वो उसको किसी को वो मतलब ही नहीं बनता है। जहां पे
राक्षसी प्रवृत्ति रहेगी, वहां पे वो रहेंगे। मुसलमान वोट बैंक उसके पीछे खड़ा एकदम रहेंगे, एकदम तेजस्वी खड़े के रहेंगे। पीछे, लालू के पीछे, एकदम अखिलेश के पीछे, आजम खां के पीछे, एकदम खड़े रहेंगे, गांधियों के पीछे। चलिए भाई, मान लिया कि भाजपा एक कम्युनल पार्टी है, एज एन एग्जाम्पल, तो उड़ीसा के नवीन पटनायक बाबू तो नहीं थे, वो तो सेकुलर थे। उनका तो एक बार बयान भी आया था कि मेरी नस में जो खून बह रहा है वो भी आ रहा है। इन्होंने कभी उनको वोट नहीं दिया, वहां भी कांग्रेस को दिया, कांग्रेस को दिया। वो किस लिए? क्योंकि नवीन बाबू 2-3 बार भाजपा एनडीए समर्थन में, मायावती को नहीं दिया सर, मायावती को वोट नहीं दिया। दलित वोट चाहिए मुसलमानों को, हाँ, और लेकिन अपना वोट मायावती को नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई मायावती कभी कभार भाजपा की तरफ जा चुकी थी, या राष्ट्रवादी हैं। हाँ। उतना मुसलमान हिंदू विरोधी नहीं है जितना ये चाहते हैं, यस, जितना अखिलेश है। हाँ। तो ये कुल मिलाकर के जो अगर आप देखेंगे तो ये काउंटर है कि आप जितना ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से, क्योंकि क्या होता है कि एक हम अलग देश प्रदेशों में जब जाते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन बांग्लादेशी है, कौन पश्चिम बंगाल का है। वहां का आदमी लोकली डिफ्रेंशिएट कर लेता है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल का जो डायलेक्ट है बोलने का बांग्ला भाषा, और जो पश्चिम बंगाल का बिल्कुल डिफरेंट है हो जाता है। तो लेकिन हम सुनेंगे तो हमको एक जैसा ही लगेगा। वहां का आदमी पहचान लेता है कि ये बांग्लादेशी है, ये जैसे हमारे अवधी बोले, भोजपुरी बोले, तो हमको पता चल जाता है कि लखनऊ का या गोंडा का कौन है। वहां से भी पता लग जाएगा कौन सिलहट का, कौन दिनाजपुर का है, कौन। अब मैथिली बोले, बंबई वाले को लगेगा यार तीनों तो एक ही चीज है, हो सकता है। हाँ, तो इसलिए आप वहां का नहीं, तो वहां पे आ करके बाहर वालों को पता नहीं लगता है कि घुल मिल जाते हैं, उसमें रहते हैं, अपना कर लेते हैं। आप चले जाइए मालदा, पश्चिम बंगाल में एक जगह, कलकत्ता जब जाएंगे तो आपको मालदा और फरक्का के बीच में खाली नदी है। इधर फरक्का है जहां पे पावर प्लांट है, इधर मालदा है, टाउन है। फरक्का में पावर प्लांट है लेकिन बड़ा टाउन मालदा टाउन है। बीच में विशाल गंगा नदी है, और आपको उसमें आपको दिख जाएगा, ट्रेन में से आपको दिखेगा कि बॉर्डर बीएसएफ का जो पोस्ट है वो नाव में, मतलब बोट में, और उस तरफ बीडीआर बांग्लादेश रिपब्लिक का और रिवर का डिमार्केशन। लेकिन आप देखिए, तो हम कलकत्ता की बात करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के जो मालदा, आप फरक्का, आप चले जाइए और थोड़ा सा ऊपर चलिए तो दिनाजपुर एक जगह आ जाती है। ये सब जगहों पे बहुत ये एक बहुत ज्यादा फेमस आता है। कौन सा कंस्टिट्यूएंसी है, मैं नाम भूल गया एकदम से ही, वो तो 70% मुस्लिम से, मुर्शिदाबाद है ना। ये अप्रैल में दंगे हो रहे थे। इन सब जगहों पे आपको, मैं बहुत ज्यादा, मुझे तो लगता है कई बार मैं देखता हूं, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल जाते हैं, बात करते हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि ये बांग्ला जो बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बांग्ला तो ये यहाँ की बांग्ला है, ये बांग्ला कहीं और की बांग्ला है। वहां पे जाते हैं, आपको साफ पता लग जाता है कि यहाँ की जो जनता है, इस जनता में थे मोर देन 30%। अगर आप मुर्शिदाबाद चले जाएंगे तो मोर देन 30-35% जो वहां के जो रह रहे हैं, दे आर नॉट ओरिजिनली इंडियंस, दे आर बांग्लादेशीज। तो बांग्लादेश से लाकर इनको बिसाया गया है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि पूर्ण रूप से, क्योंकि हमारा एक बेस जो हम ले रहे हैं SIR का, वो सन 2003 का वोटर लिस्ट ले रहे हैं, जाहिर सी बात है 71-72 वगैरह में जो लोग आए होंगे या पहले बस गए होंगे, वह अब इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो क्या हमने यह मान लिया है कि अब हमको सिर्फ 2003 के बाद आए हुए लोगों को निकालना है, हम पहले वालों को डील कर लेंगे? और क्या इस प्रक्रिया से बंगाल में हम लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे? वहां पर यह जो सवर्ण, आज तक बंगाल में खाली ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बना है और दलितों पे अत्याचार करके ही बना है, और यह जातिवाद आपको बंगाल के संबंध में सुनने को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में देगी, बिहार में देगी, पर सबसे बड़ा जातिवाद सिर्फ और सिर्फ बंगाल में होता है। इसकी कोई बात नहीं करता। कम्युनिस्टों ने किया, TMC ने किया, 1947 से ममता बनर्जी तक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही बना है वहां पर, और यह सवर्ण का अत्याचार, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है तो उसको अलाउड है, और मुसलमानों के सपोर्ट से तो उसको सब अलाउड है, सब अलाउड है। और अत्याचार हिंदू दलितों पर ही होता है, मंडल इत्यादि जो ऊपर हमारे। तो क्या आपको लगता है, ये आखिरी सवाल है मेरा कि आज की चर्चा का, क्या आपको लगता है कि इस प्रक्रिया से हम एक बार पश्चिम बंगाल में जो इस समय भारत का कोड है, जहां से सारा मवाद, सारी गंदगी, सब कुछ जो है पूरे भारत में घुस रहा है, वह एक ऐसा घाव है जहां से अंदर की गंदगी नहीं निकल रही, बाहर की गंदगी आ रही है और भारत को जहर शरीर में प्रविष्ट करा रही है।
इसकी कुछ सफाई हो पाएगी, कुछ इसको देखिए इलाज हो पाएगा इसका? देखिए मैं ये एक या बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन आपने किया है। मुझे उस टाइप का इसमें ठीक से चीज होती दिख नहीं रही है। क्योंकि 2003 तक इतने ज्यादा लोग बसा दिए गए हैं यहाँ पे। आप जो हम बोल रहे हैं कि किसी किसी कंस्टिट्यूएंसी में 35% से लेके 70% तक है, आज के ये 2003 में भी थे, ये उसके पहले थी। कम्युनिस्ट ने उनको बसाकर इनको पूरी हिस्ट्री दे दी है। तो ओरिजिनली दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया। 1968 एक मेजर पोर्शन है, 71 एक जगह है। 71 जब ये 68, 69, 70 में जब ये अत्याचार चालू हुआ तो जो आए दे वर मोस्टली हिंदूज, और 71 के बाद जितने आने चालू हुए हैं वो सब मुस्लिम है मैक्सिमम। उनको यहाँ पे बुला के बसाया गया और उनको एक हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री दे दी गई है। तो आप इसमें यही मान के चलिए कि अगर मुझे तो लगता है 2, 4, 5, 7 लाख भी अगर कट जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अदरवाइज जो हिस्ट्री, जो ट्रेल कम्युनिस्ट सरकारों ने उनको दे दी है, आई डोंट थिंक कि इसमें जितने जा रहे हैं उतने पर्याप्त हैं या इन लोग को और बड़ी संख्या में जाना चाहिए? सागर में एक बूंद जा रही है। सागर से एक बूंद ही जा रही है। सागर से एक बूंद चली गई, आपने खुश हो गए। बाकी ऐसा, और मेरे ख्याल से यह भी लाइक छिपकली की कटी हुई पूंछ है कि जब देखिए, जब तक कि राज्य की सरकार भाई जो करना है, आप देखिए जो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कौन संभाल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट विषय है। पश्चिम बंगाल में तो हमारे एक मित्र हैं संतोष सिंह जी, उनके घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा है। एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है कि 2 आदमी आते हैं, उन्होंने एक झोला फेंक दिया उनके बाउंड्री में, और स्कॉटलैंड यार्ड से भी तेज पश्चिम बंगाल पुलिस सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर 45 सेकंड में पुलिस आती है, छापा मारती है और बम बरामद कर लेती है उनके घर से और उनको जेल भेज देती है। ये चीज हो रही। तो जो मशीनरी काम कर रही है, जो चीज काम कर रही है, वो तो वही क्या है ना, 7 साल का मानसिकता वही ओढ़े हुए वो वही है। तो आप, मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज होते दिख नहीं रहा है। मैं जाऊंगा, मुझे जाना है फरवरी मार्च, कई बार मैं जाता हूं। मैं अपने दौरे गुप्त रखता हूं पश्चिम बंगाल के, खास करके मैं जाऊंगा तो मैं फिर देख लूंगा कि कहाँ क्या हो रहा। रहूंगा लगभग 15-20 दिन, तो मुझे फिर पता लग जाएगा। बट आई डोंट सी कि इसमें कोई ऐसे खास बदलाव आने वाला है। सागर में एक बूंद की अगर बदलाव कहीं हो जाती है तो फिर इलीगल माइग्रेंट फिर बता दिए जाएंगे ले आकर। एक आखिरी सवाल अब इसके साथ बस कम शब्दों में चाहूंगा, क्या सॉफ्ट हैंडलिंग हो रही है पश्चिम बंगाल की? सॉफ्टवेयर पश्चिम बंगाल की एक स्टेट के तरीके से नहीं, भारत के एक मुख्य अंग के रूप से उसको देखना चाहिए। भारत एक शरीर है, वह उसका मुख्य अंग है, लेकिन वह अंग सड़ रहा है और पूरे शरीर को मारने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो क्या सर्जरी की आवश्यकता? सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी इज मिसिंग। सर्जरी इज मिसिंग या कीमोथेरेपी व्हाटएवर इज मिसिंग। तो दर्शकों, आज रंजन जी के माध्यम से पश्चिम बंगाल के इतिहास पर, वर्तमान पर और शायद भविष्य पर भी थोड़ी बहुत जो चर्चा की, आपको कैसी लगी? अगर आपको उचित लगती है तो कृपया हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बात दूर जाती है। और इस आकांक्षा के साथ कि भारत के जैसे राम आए हैं, कुछ असुर भागते हुए दिख रहे हैं, सारे ही असुरों का संहार हो, यही हमारी इच्छा है। और ये उसमें पश्चिम बंगाल एक लंका की तरीके से आज फंक्शन कर रहा है, जहाँ से सारे असुर पैदा होते हैं, भेजे जाते हैं पूरे भारत भर में। तो लंका का जलना भी आवश्यक है। ये हम मेटाफर के रूप में कह रहे हैं कि वहाँ असुरों का संहार हो, क्योंकि शंका नहीं है कि भारत को किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है आज का पश्चिम बंगाल या वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम, नमस्कार। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध।